हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर न्यू क्लासेस 2025 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नए थिंकर यानी कि थॉमस हिल ग्रीन के बारे में। अब तक की 19 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं और एक प्लेलिस्ट है जो कम्प्लीटली है जिसमें हमने सारे थिंकर्स पढ़ाए हुए हैं। तो दोनों प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट करो। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थॉमस हिल ग्रीन। तो आगे क्लास बढ़ाते हैं। बाकी भाई वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड देन कमेंट करके बताना आपका यूनिवर्सिटी नेम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपको कितनी ज्यादा इसमें हेल्प मिलती है। ठीक है। और जो पीडीएफ है उसको हम शेयर करेंगे, यानी कि जो आपका वीडियो की पीडीएफ है ना वो हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रीन का जन्म कहाँ हुआ? देखो, ग्रीन का जन्म यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान पर 1836 में एक मध्यम वर्गीय पादरी परिवार में हुआ, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके जो पिता थे वो इंजिलवादी संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः ग्रीन पर अपने पिता के नैतिक और धार्मिक विश्वासों का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो 1855 में उसने ऑक्सफोर्ड के बैलियोल महाविद्यालय में की जो कॉलेजेस है उसमें हायर एजुकेशन अचीव की। इसके बाद 1860 में वो अनुसंधान व अध्यापन कार्य करने के लिए बैलियोल महाविद्यालय में कि कॉलेज में फेलो चुना गया, यानी कि उसको वहां पे स्कॉलरशिप मिली। ठीक है। कई वर्षों तक ऑक्सफोर्ड की नगर परिषद का भी वो सदस्य रहा। 1882 में उसका देहांत हो गया। इस बीच काफी ज्यादा अचीवमेंट भी इसको मिली। देखो, जब फेलोशिप मिलती है तो उसके बाद इनको देखिए प्रोफेसर भी रहे हैं विद्यालय में। ठीक है। तो छोटी मोटी जो अचीवमेंट थी वो भी मिलती रही। सो ग्रीन वाज बोर्न इन 1836 इज मिडिल क्लासेस pastoral family as a Birkin in Yorkshire. His father was a follower of the evangelical sect. Hence Green was deeply influenced by his father's moral and religious beliefs. In 1855, he received higher education at Balliol College, Oxford. After this, in 1860, he was elected fellow of Balliol College to do research and teaching work. ठीक है। यानी कि उसे टीचिंग और रिसर्च वर्क के लिए फेलोशिप मिली थी, यानी कि जो पैसा मिलता है पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, है ना। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड सिटी काउंसिल फॉर मैनी ईयर्स। ही डेड इन 1882। अब अगर इनकी बुक्स की बात करते हैं तो प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स, lectures on English revolutions, lectures on the liberal legislation and freedom of contract, lectures on the principle of the political obligations। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन के फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में, यानी कि वो उनका जो दार्शनिक विचार था वो कैसे थे। सो उनके अनुसार मनुष्य को भौतिक प्रवृत्ति की एक अंश मानकर उसने तथा उसके कर्म को केवल प्राकृतिक घटनाएं मानकर विश्व की विभिन्न वास्तविकताओं को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। मतलब वो ये मानते हैं कि भाई जो मनुष्य है उसका जो नेचर है उसी के अंश, मतलब उसको एक प्राकृतिक अंश मानकर, मतलब नेचर का एक मतलब पार्ट मानकर, और उसके जो कर्म है वो केवल प्राकृतिक घटना है, यानी कि जो इंसान है वो प्रकृति का एक अंश है और उसकी जो भी इंसिडेंट, जो भी घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं वो एक कर्म है, वो एक प्राकृतिक कर्म है। मतलब ठीक है, जैसे हम कर्म की बात करते हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो वो कर्म के हिसाब से होती है। ठीक है। तो ग्रीन के अनुसार मनुष्य सिर्फ पदार्थ ही नहीं, वह आत्मा भी रखता है। और ग्रीन ये कहता है कि व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य हो। ठीक है। उसके अनुसार उसका जो दर्शन शास्त्र वो ये कहता है कि भाई व्यक्तियों को वही काम करने चाहिए जो उसके योग्य हो सकते हो। ठीक है। स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बात करता है तो स्वतंत्रता मनुष्य की मनुष्यता का आवश्यक तत्व होता है, उसका प्राण होता है, और स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है। और अधिकारों की जो जननी है, ठीक है, मतलब उसकी मदर ऑफ राइट भी उसने लिबर्टी को, फ्रीडम को बोला है कि भाई फ्रीडम मिलेगी तभी अधिकार सही तरीके से यूज कर पाएगा एक इंसान। ठीक है। और अधिकार राज्य के जन्मदाता के रूप में होते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता को उसने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है आंतरिक यानी कि इंटरनल, दूसरा है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल। तो according to him an attempt is made to understand the various realities of the world by considering man as a part of physical nature and his action as a more natural events. According to Green, man is not only matter but also has a soul. According to Green, individual have the freedom to do such work or to enjoy such a facilities which are worth doing or consuming. Green views on freedom. So freedom is an essential element of soul of man's humanity. This freedom gives a birth to right, and it is a mother of right, and right are the creator of the state. Green has divided freedom into two parts. First internal and second external freedom.
सो फर्स्ट, इंटरनल फ्रीडम क्या कहता है कि आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासना और बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। यानी कि इंटरनल फ्रीडम की बात करें, यानी कि उस इंसान के अंदर की बात कर रहे हैं कि वो कब फ्री होगा। आप अपने जीवन में जो फ्रीडम है, आपको आंतरिक फ्रीडम कब मिलेगी, वो स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब अंदर चल रही दुनिया भर की जो एम्बिशियस है, जो डिजायर आपने पाले हुए, जो वासनाएं आपके अंदर भरी पड़ी, जो मनोवृत्तियां आपके अंदर भरी पड़ी है, उनका बिल्कुल फिनिश कर देना। ठीक है, यानी कि अब आपको किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, आपके अंदर जो लालच है ना, वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो वो क्या, तो वो आंतरिक स्वतंत्रता होती है। सो बाय यूजिंग इंटरनल फ्रीडम मैन मेक्स हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट बाय कंट्रोलिंग हिज लस्ट एंड बैड एटीट्यूड सॉरी। ठीक है, तो जो बैड एटीट्यूड है, जो बुरी आदतें हैं, उनको खत्म करना ही आंतरिक स्वतंत्रता से मतलब उससे रिलेट माना जाता है। बाह्य स्वतंत्रता यानी कि एक्सटर्नल फ्रीडम या राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है और इसका अर्थ ऐसी बाह्य स्थितियों के निर्माण से है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपने वास्तविक हित के कार्यों को पूरा कर सकता है और अपने आत्मविकास में किसी भी प्रकार की बाधाओं से ताकि उसको किसी प्रकार की बाधाओं से जूझना ना पड़े। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस इज मीन्स क्रिएटिंग ए सच एक्सटर्नल कंडीशंस यूजिंग विच इज अ पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ हिज रियल इंटरेस्ट एंड ही डज नॉट हैव टू फेस एनी ऑब्स्टेकल्स इन दिस सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बाह्य स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मेरे को वो इंडिपेंडेंट, मेरे को वो फ्रीडम बेसिकली मिलनी चाहिए ताकि मैं अपना खुद का विकास कर सकूं। ठीक है, और जितनी भी मेरे सामने जो समस्या, जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको खत्म कर सकूं। ठीक है, बात करते हैं ग्रीन के अधिकार संबंधी विचारों के बारे में कि व्यूज ऑन राइट्स। मनुष्य की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा के लिए राज्य की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए ग्रीन हीगल की तरह व्यक्तियों को पूर्णतः राज्य के आदेशों का पालन के बंधन से नहीं बांधता है, क्योंकि जब आप हीगल पढ़ते हो तो वो पूरी तरीके से वो राज्य के अधीन कर देता है व्यक्तियों को। लेकिन यहाँ पे ग्रीन क्या कर रहा है, वो राज्यों के अधीन नहीं कर रहा है, बल्कि उनको और ज्यादा इंडिपेंडेंट बना रहा है, और ज्यादा फ्रीडम उनको प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या कहता है कि वह उसे कुछ स्थितियों में राज्य के आदेशों का उल्लंघन करने का भी अधिकार है। अब ग्रीन का यह मानना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार राज्य जो आदेश दे रहा है वो नागरिकों के मतलब उनके कल्याण के लिए ही हो, वो हमेशा ही सही मतलब डिसीजन ले सकता हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पास भी अधिकार है कि वो राज्य के आदेशों का उल्लंघन कर सके। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से जो व्यक्ति है उनको फ्रीडम देता है। ठीक है, सो व्हाइल एक्सेप्टिंग द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट इज अ प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रीडम एंड राइट, ग्रीन लाइक ए हीगल डज नॉट बाइंड द इंडिविजुअल टू कंप्लीटली ओबे द ऑर्डर ऑफ द स्टेट, rather he also gives him right to the violate the orders of the state is a certain situations। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य संबंधी विचारों के बारे में। ग्रीन क्या कहते हैं। सो ग्रीन राज्यों को व्यक्तियों के समुदाय नहीं बल्कि समुदायों का समुदाय यानी कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ही कम्युनिटी की बात करता है। सो ग्रीन राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदाय के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उन्हें राज्य की तरह प्राकृतिक और स्वाभाविक मानता है। उन्होंने कहा कि जो राज्य है वो बेसिकली नेचुरल है और एक स्टेट की तरह काम, मतलब जो स्टेट है वो नेचुरल है और वो किसी व्यक्तियों का समुदाय नहीं है, बल्कि जो व्यक्तियों ने बनाया समुदाय है ना, वो समुदायों का भी समुदाय उसने बताया है। सो ग्रीन कॉल द स्टेट नॉट ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल बट ए कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। ग्रीन एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कम्युनिटीज विद इन द स्टेट एंड कंसिडर देम एज ए नेचुरल एंड इंट्रिंसिक लाइक द स्टेट। ठीक है, यानी कि वहां पे वो मनुष्य के समुदाय की बात नहीं कर रहा, राज्यों को डिफाइन करने के बारे में वो कर रहा है कि जो मनुष्य ने जो कम्युनिटी बनाई है उस कम्युनिटी को, जब आप बहुत ज्यादा कम्युनिटी मिलकर के वहां पे वो स्टेट का निर्माण कर रही है तो कम्युनिटी से स्टेट बना है। ठीक है, सो मेक श्योर ग्रीन का ये वाला लेक्चर आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। ठीक है, और भाई पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी वन शॉट वीडियो जो ब्लास्ट है वो हम ऑलरेडी इसका करा चुके हैं, जाकर के अटेंड जरूर कर लेना अगर आजकल में आपका एग्जाम है या मतलब अगले महीने या किसी भी डेट पर है। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना कब एग्जाम है और वन शॉट वीडियो डेफिनेटली अटेंड कर लेना, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो इमीडिएटली आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।